नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। और ये जानिए कि वायरस अभी जिंदा है। क्योंकि वायरस अभी जिंदा है और क्योंकि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि हम अभी 6 महीने पहले जो हम लोगों ने झेला है उसको भूलते हुए से दिख रहे हैं, इस वजह से ये कार्यक्रम करना बहुत जरूरी है। अगला 1 घंटा आप लोगों के साथ और वरिष्ठ डॉक्टरों के साथ ये समझाने में बीतेगा कि वायरस अभी जिंदा है और उसका एक नया वेरिएंट सामने आ गया है। आइए खबरों की खबर में सबसे पहले खबर समझ लें जो हम यहां पर दिखाना चाह रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट को समझने की जरूरत है कि यह वेरिएंट क्या है। दरअसल कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है। जैसे कि वायरस की प्रवृत्ति होती है, यह वायरस बदलता रहता है। क्या है कि आप जैसे दवाई खाएंगे या आप वैक्सीन लगाएंगे तो वायरस म्यूटेट करके बदल जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ताकि वैक्सीन का असर उस पर ना हो। यूं समझ लीजिए कि उसका अपना एक मन है, अपना एक दिमाग है। कोरोना के नए वेरिएंट जिसका नाम है B11529, अब ये गणित है, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका नाम रखा गया है ओमिक्रॉन। अब इस नाम को लेकर के भी बड़ी चर्चा रही कि ये NU और XI ये नाम हटा दिए WHO ने। क्या चाइना के दबाव में हटाए कि चीन को आपत्ति होती? बहरहाल अब इसका नाम ओमिक्रॉन रखा गया है। सबसे पहले इसकी पहचान दक्षिण अफ्रीका में हुई। दक्षिण अफ्रीका में इससे पहले भी कई म्यूटेशंस और कई वेरिएशंस देखे गए हैं, लेकिन इस वेरिएशन की, ओमिक्रॉन की भी दक्षिण अफ्रीका में पहचान हुई है। अब तक हांगकांग, इजराइल, बोट्सवाना, यूनाइटेड किंगडम सहित 13 देशों में इसके मरीज दिखाई दे चुके हैं इस नए वर्जन के कोविड-19 के। कितनी तेजी से फैलता है और कितना असर डालता है, अभी इस पर स्टडी लगातार जारी है, वो चल रही है स्टडी। बहुत सारे डॉक्टर्स का यह कहना है, जैसे कि आप जानते हैं WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न मतलब हम चिंतित हैं इसको लेकर के, इस वायरस को हम स्टडी कर रहे हैं, इसको लेकर हम चिंतित हैं। और आज ही WHO ने इसको हाई रिस्क में भी डाला है कि इससे खतरा है। तो अगर WHO ये कह रहा है तो आप जान जाइए, अभी 6 महीने पहले हमने एक और वेरिएंट इसी तरीके से झेला जिसका नाम था डेल्टा, जो कि दूसरी लहर लेकर के अपने साथ आया था, और वो सब हम झेल चुके हैं। तो इसको भी जब WHO कहता है कि ये हाई रिस्क है तो आप समझ जाइए क्या खतरा है। अब दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है ये नया वेरिएंट, ये WHO का कहना है। अगर इस वेरिएंट से कोरोना संक्रमण तेज हुआ तो नतीजे खतरनाक होंगे। आप समझ रहे हैं, अभी भी हम इस चीज को लेकर खुश नहीं हो सकते कि अभी इसके बारे में हमें पता ही नहीं या वो नहीं पता नहीं है इसीलिए खतरनाक है। जानकारी होती तो बेहतर तैयारी कर लेते। कोई जानकारी ही नहीं है तो ये किसी भी किस्म का रौद्र रूप ले सकता है। हम जानते हैं वेरिएंट्स क्या कर सकते हैं। अगर इस वेरिएंट से कोरोना वायरस संक्रमण तेज हुआ तो उसके नतीजे खतरनाक हैं। अभी तक इस वेरिएंट से एक भी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि पुष्टि नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि आगे नहीं हो सकता। RT-PCR टेस्ट से यह डिटेक्ट हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी भी खबरें आई हैं कि डिटेक्ट नहीं हो रहा या फॉल्स नेगेटिव कुछ लोगों का आ रहा है। अब वैक्सीन पर नए वेरिएंट के असर का अध्ययन जारी है। होता क्या है कि एक तरीके की वैक्सीन है, आपने लगा ली, अब जो वायरस वो अपना पुराने टाइप का था उस पर तो वैक्सीन काम कर रही है, लेकिन ये जो वायरस बदल गया इस पर मौजूदा वैक्सीन काम करेगी या नहीं ये नहीं मालूम। तो इसकी जांच चल रही है। बहुत सारे ऐसे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका कहना हाँ हमारी काम करती है, लेकिन ये सब अभी टेस्ट नहीं हुआ है, तो किसी को नहीं मालूम कि वैक्सीन लगाने के बाद भी आप बचे रहेंगे या नहीं। यह साफ नहीं है कि ओमिक्रॉन के लक्षण अलग हैं या नहीं। नॉर्मल लक्षण तो आपको मालूम है कि सांस आनी बंद, ये बंद, वो बंद। इसमें और लक्षण जुड़ रहे हैं। अब जैसे कुछ अलग अलग लोगों का यह कहना है कि उनको गले में बहुत तेज खराश जैसी होती है, सोर थ्रोट जैसी शिकायतें होती हैं, तो वो सब इसमें देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत अलग लक्षण हैं, इस पर अभी पुष्टि नहीं हुई है। नया वेरिएंट ज्यादा गंभीर है यह अभी साफ नहीं। दक्षिण अफ्रीका के अस्पताल में मरीज बढ़े हैं, सिर्फ ओमिक्रॉन से मरीज बढ़े हो ऐसा भी नहीं है। कम उम्र के लोगों में हल्के लक्षण हो रहे हैं, यानी वही आप उतने ही मजबूत हैं जितनी आपकी इम्यूनिटी। आपका शरीर तंदुरुस्त है तो आप बच निकालेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो यह वेरिएंट भी तंग कर सकता है। अब आइए बात करते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण के बारे में अब तक की जानकारी हमारे पास क्या है। तो पहले के वेरिएंट से
थोड़े से लक्षण अलग हैं। ज्यादातर मरीज 40 साल से कम के हैं। मांसपेशियों में दर्द होता है, गले में खरोंच के निशान आते हैं, सूखी खांसी होती है और हल्का बुखार होता है। लक्षणों पर अभी भी अध्ययन जारी है। बार बार हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको एक ही चीज बताना चाह रहे हैं कि अभी जब कोई डॉक्टर यह कहता है कि लक्षण हमें पूरी तरीके से मालूम नहीं, या ये कितना विराट दिक्कत है, अभी उस पर अध्ययन जारी है, इसका यह मतलब नहीं है कि आप शांत होकर के बैठ जाएं कि अभी तो अध्ययन चल रहा है, क्यों चिंता करें। चिंता इसलिए करें क्योंकि जब तक अध्ययन होगा उतने में ये वेरिएंट्स बहुत तेजी से भी फैल सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में हमारे पास जानकारी कम है। अब भारत में नई गाइडलाइंस आई हैं। वो क्या गाइडलाइंस हैं? भारत आने वालों को ट्रैवल हिस्ट्री बताना अनिवार्य है कि आप कहां कहां गए, साउथ अफ्रीका गए, इधर गए, उधर गए। विदेश से आने वालों को अपना आरटीपीसीआर रिपोर्ट देनी होगी, जो कि वो पहले भी दे रहे थे, अब उसकी और सख्ती से जांच होगी। खतरे वाले देश से आ रहे यात्रियों का एयरपोर्ट पर टेस्ट होगा। रिपोर्ट आने तक एयरपोर्ट पर इंतजार करना होगा, ये नहीं कि बाहर आ गए। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर भी 7 दिन का होम क्वारंटीन, 8वें दिन पर फिर कोरोना टेस्ट होगा। पॉजिटिव आने पर सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। और जीनोम सीक्वेंसिंग इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि कुछ नया वर्जन आया है या नहीं, उसके हिसाब से चीजें अपडेट होंगी। अब आइए आपको बताते हैं कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न ये क्या होता है। तो डब्ल्यूएचओ ने जो नाम रखे हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर, इसको फुल फ्रेम दिखाते हैं ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखाई दे। तो अलग अलग वेरिएंट्स, यानी कि वायरस एक, नाम अनेक। अल्फा ये ब्रिटेन में आया सितंबर 2020 में, बीटा दक्षिण अफ्रीका में आया मई 2020 में, गामा ब्राजील में आया नवंबर 2020 में। अच्छा, डेल्टा अपने भारत में ही आ गया अक्टूबर 2020 में, जिसका रूप हमने अप्रैल और मई में देखा। ओमिक्रॉन अब कई देशों में दिख रहा है नवंबर 2021 में। तो ये हैं अब तक के जो वर्जन्स आए हैं या वेरिएंट्स आए हैं उनके सारे नाम। अब आपको जब डॉक्टरों से बात हम अभी करवाने वाले हैं, मैं जरा स्वागत कर दूं डॉक्टर एसके सरीन, वाइस चांसलर हैं आईएलबीएस और चेयरमैन हैं दिल्ली गवर्नमेंट पैनल ऑन कोविड-19। डॉक्टर डीएस राणा, चेयरमैन हैं सर गंगाराम अस्पताल के। डॉक्टर जलील पारकर, सीनियर पल्मोनरी फिजिशियन, लीलावती हॉस्पिटल मुंबई। और डॉक्टर राजेंद्र धमीजा, एचओडी न्यूरोलॉजी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मकसद लोगों को डरा करके मन में खौफ पैदा करना नहीं है। हो सकता है ना हो, लेकिन क्या हम लोग रिस्क ले सकते हैं? और खास तौर से जब हमने अभी 6 महीने पहले, डॉक्टर राणा, अभी 6 महीने हम लोगों ने बहुत दुख झेले हैं, डॉक्टरों ने भी, लोगों ने भी, मरीजों ने भी और घर वालों ने भी। इस वजह से आपको लगता है कि जो कम जानकारी है इस वर्जन के बारे में, इस वेरिएंट के बारे में, यह भी एक खतरे की बात है कि अभी हमें मालूम ही नहीं कि हम किससे लड़ रहे हैं। डॉक्टर राणा, संकेत, आपने इतनी अच्छी तरह पब्लिक को बता दिया इस वायरस के बारे में कि हमारे बताने के लिए ज्यादा नहीं है। पर डॉक्टर, मैं ये कहना चाहता हूँ, दोबारा रीइंफोर्स कर रहा हूँ कि जो आपने कहा कि वायरस कह रहा है मैं अभी भी जिंदा हूँ, और हम डॉक्टर लोग भी यही कहते हैं कि ऑलमोस्ट 2022 में भी इस वायरस की प्रेजेंस रहेगी किसी न किसी फॉर्म में। इसके बारे में जानकारी है कितनी नहीं है, इसको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। पर क्योंकि इसको वायरस ऑफ कंसर्न डिक्लेयर कर दिया गया है, तो दैट मीन साइंटिस्ट से समझते हैं कि इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, पर चेतावनी है कि हमें सावधानी बरतनी है। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि हमारे देश में कोई भी सावधानी नहीं बरत रहे हैं। और शादियां चल रही हैं, इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन का बुखार है, सब उसको सबको देखते हुए जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी पालन करना बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी है कि आपने देखा होगा कुछ दिनों से सेकंड डोज जो वैक्सीन की है उसकी बड़ी ढील पड़ गई है, जबकि वैक्सीन सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो बहुत जरूरी है कि लोग जल्दी वैक्सीन लगवाएं। कोई वायरस का वेरिएंट होगा, कम से कम एटलीस्ट नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन से ज़्यादा वैक्सीनेटेड लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगी, ये लोगों को समझना चाहिए। और बच्चों को भी हम जल्दी सरकार पॉलिसी बनाएगी कि वो वैक्सीनेशन लगे। और स्पेशली जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको थर्ड जो बूस्टर डोज की भी एक सोचना चाहिए जी। तो मैं यही कहूँगा कि यही चीज़ें रीइंफोर्स की जाएं और
बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पैनिक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। पर पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल। पैनिक तो करने से कुछ बढ़ ही नहीं सकता ना, कोई भी लड़ाई पैनिक करने से लड़ ही नहीं सकते हैं। अब आपको एक चीज मैं आपसे आऊंगा अभी वापस आपसे एक सवाल पूछने के लिए कि अस्पतालों में किस तरीके की तैयारी हो, वो वाला सवाल अभी थोड़ी देर में पूछता हूं। लेकिन डॉक्टर पार्कर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, वैक्सीन काम करेगी या नहीं मालूम। लक्षण बहुत ज्यादा फैलेंगे या नहीं मालूम। बहुत सारी चीजें इस वायरस के बारे में नहीं मालूम। ऐसे में ले दे के, और जितने डॉक्टरों से मेरी बात हो रही है सब ये कह रहे हैं कि भैया मास्क लगा लो तो बहुत हद तक समस्या हल हो जाए। अब दिक्कत तो ये, शहरों में तो लोग या तो डर के मारे या अवेयरनेस थोड़ी ज्यादा है, लगा लेते हैं। गांव देहात में आप शहर की लिमिट से थोड़ा सा बाहर निकलिए, मास्क लगाने पे ऐसे देखा जाता है जैसे तो कोई शहर से आया है, बीमारी लेके आया है अपने साथ। तो एक जो ये एटीट्यूड है मास्क के प्रति, आपको क्या लगता है कि ये कितना खतरनाक है? एकमात्र चीज जो कि आपको अभी बचा सकती है। देखिए, ऐसा है कि आप जो सब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मेरा ये कहना है कि सब में पहली बात, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो हम सब डॉक्टर्स की, हमारे माध्यम से और आपके माध्यम से, कि हमने लोगों को डराना नहीं चाहिए। इस बीमारी के बारे में, ये नया जो वायरस ओमिक्रॉन जो आप कह रहे हैं, इसके बारे में अगर मालूमात नहीं है तो वो नहीं होने के कारण लोगों को डराना ये गलत बात होती है। मास्क पहनना तो जरूरी है और मास्क पहनना चाहिए, और हमको इसके साथ जीना है। अब तो तकरीबन 2 साल के ऊपर होने आए, तो क्या करेगा इंसान डर के तो नहीं बैठेगा। अभी ही तो इकोनॉमी खुल रही है, अभी लोग पैसे कमा रहे, अभी लोगों को तकलीफ है, रोजगार ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में लोगों ने डरना नहीं चाहिए। तैयारी की अगर आप बात कहते हैं तो जितने से ज्यादा इम्यूनाइजेशन लेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि इम्यूनाइजेशन लेने की वजह से लोग उतने क्रिटिकल सीरियस नहीं होते, उनको हॉस्पिटल में आने की जरूरत भी नहीं होती है, वो घर पर इलाज कर सकते हैं। आजकल तो जो हम ये दे रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल जो देते हैं, हम तो हॉस्पिटल में मरीज को सिर्फ 3 घंटे रख देते हैं और घर पे वापस भेज देते हैं। तो ये अफवाह जो है और ये डर जो हमने लोगों में पैदा किया है, ये नहीं होना चाहिए। लोगों को समझना चाहिए, और वैक्सीनेशन अगर कहीं नहीं हुआ है या कि लोगों ने कहीं पहला डोज लिया है, दूसरा नहीं लिया है, उन लोगों ने, मुझे लगता है, वैक्सीनेशन पूरा ले लेना चाहिए। रही बात कि अगर वैक्सीन वेस्ट में जा रहा है तो क्यों ना लोगों को, अगर एक्सपायरी डेट के करीब है, क्यों ना हेल्थ वर्कर्स को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, जिनको चाहिए उनको, गरीबों को आप बूस्टर डोज दे सकते हैं। फेंकने से अच्छा तो यह है कि उनको बूस्टर डोज दे दो। जो लेना चाहे उनको तो लेने दो, लेकिन इसके लिए एक हवा तैयार करना मुझे नहीं लगता कि यह सही बात है। जहां तक हॉस्पिटल्स की तैयारी का सवाल है, गवर्नमेंट ने जो तैयारियां की है हॉस्पिटल्स में, अभी भी वो सब फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सब बंद कर दिया है। हो सकता है हमने रिड्यूस कर दिया हो, कि अगर 100 बेड्स रखे हैं कोविड के लिए, तो उसमें से कम करके समझो 50 बेड रख दिए हैं, लेकिन इसमें आने पर वो खोल देंगे। पर इसमें होता क्या है डॉक्टर सरीन, इसमें होता क्या है? देखिए, विश्व भर में जब जब वेव आई है, लहर आई है, तो देखा यह गया है कि वो इतनी तेज आती है कि आपके पास चाहे जितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जब लहर आएगी तो वो बेस्ट से बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देश भी, उनकी भी व्यवस्था चरमराई है। ऐसे में सावधानी बरतना, मैं डॉक्टर पार्कर की बात से एकदम सहमत हूं कि हमको पैनिक नहीं क्रिएट करना है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि पैनिक का एकदम विपरीत हो गया है, एकदम विपरीत हो गया है। ऐसे में सबसे पहले तो अगर आप लोगों को यह बता दें कि इस ओमिक्रॉन वायरस या इस वेरिएंट के बारे में क्या जानकारी अब तक है, और इससे निपटने के लिए वो 3-4 चीजें हम क्या तुरंत करें, प्रशासन, शासन और लोग। थैंक यू। जो 3 सिचुएशंस वायरस से हो सकती है, मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं। वायरस ज्यादा इन्फेक्शियस हो सकता है डेल्टा से, और कम विरुलेंट हो सकता है। दूसरा, ज्यादा विरुलेंट हो सकता है या कम इन्फेक्शियस हो सकता है।
तीसरा, ज्यादा विरुलेंट भी हो सकता है, ज्यादा इन्फेक्शियस भी हो सकता है। ये सवाल अभी हम नहीं बता पाएंगे, पर मैं आपको 1 साल के करीब पहले जब डेल्टा भारत में अक्टूबर में ही आया था, उसके बाद में बहुत समय लगा जब तक कि लंदन से यह पता नहीं लगा कि डेल्टा वेरिएंट हम लोगों के लिए खतरनाक है। हम उस समय भी ये कह रहे थे कि भाई चिंता ना करें, डरे नहीं, और इस तरह का व्यवहार, सिर्फ आप अपनी प्रिकॉशन करें। इसलिए ये जरूरी है कि हम समझें कि जब पहली बार भारत में अक्टूबर के अंदर डेल्टा आया, पर वेव हमारे पास मार्च एंड अप्रैल से आने लगी, तो इट टुक 4-5 मंथ्स। तो इसलिए अगर हम ये देख रहे हैं, जो थोड़े दिन पहले हमें मालूम पड़ा कि ओमिक्रॉन सिर्फ 77 पॉजिटिव है, आज 1000 से ज्यादा पॉजिटिव पाए गए। इसलिए अगर ये 13 देशों में है तो क्या भारत में नहीं आ सकता? चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आएगा। तो हमें जो ये टाइम गैप मिला है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, होपफुली कभी ना आए। इस गैप में हम बिल्कुल भी ये ना सोचें कि भारत में नहीं आएगा। हम लोगों की तैयारियां, हम लोगों के लिए उससे बचाव के तरीके नहीं होने चाहिए। दूसरा, जो थोड़ा सा इसका सिल्वर लाइनिंग है, इसके भय के कारण, और भय बिन प्रीत न होए गोसाई, इसके भय के कारण मैं सोचता हूं सारे लोग वैक्सीन लगवा लें, दिसंबर तक ही लगवा लें, तो उससे ज्यादा और अच्छा काम नहीं हो सकता। तीसरा, इस वायरस की 3-4 चीजें नई जो पता लगी हैं आज और कल में, नेचर में एक पेपर आया कि एक पॉसिबिलिटी है कि ये एंट्री आसानी से करता है सेल के अंदर। हमारी बॉडी के जो टी सेल हैं, जो हमारे प्रोटेक्टिव पुलिसमैन हैं, उनको ये आसानी से इवेड कर लेता है। जो रेप्लिकेट करता है, इसका रेप्लिकेशन फास्टर है। आप सब जानते हैं सीटी वैल्यूज क्या हैं। नॉर्मल सीटी वैल्यूज जो डेल्टा की थी वो 22, 24, 26 होती थी, मतलब मल्टीप्लाई करता था। जो इस वेरिएंट की सीटी वैल्यूज हैं वो 18, 19 है, मतलब बहुत ज्यादा रैपिडली ये फास्टली मल्टीप्लाई कर सकता है। और एक सबसे जो खतरनाक बात है वो ये हो सकती है कि जो हमारे करंट डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, उन टेस्ट को ये इवेड करे। मतलब आप देखें कि हाँ भाई लगता तो कोविड है, कोरोना का है, मरीज वैसा ही है, पर टेस्ट आपका नेगेटिव आ रहा है। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि अगर कोई मरीज ऐसा हो जिसके अंदर की फ्लू के सिम्टम्स हो, कोविड लाइक सिम्टम्स हो, बुखार हो, और नए जो सिम्टम्स आपने बताए हैं उपाध्याय साहब, उनमें से कोई भी हो, तो आप टेस्ट अपना कराएं। और मेरी रिकमेंडेशन, और थोड़ा बहुत WHO ने भी इस बारे में ध्यान दिया कि दोनों टेस्ट कराएं, रैट टेस्ट भी कराएं, RT-PCR भी कराएं, जिससे हम किसी तरह इसको मिस ना करें। और हमारा नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसा रहेगा, नॉट ए मंथ और 2, 6 मंथ्स तक हमें एक्स्ट्रा कॉशियस रहने की जरूरत है। और आई होप कि हम वेरिएंट से बच जाएं, पर तैयारी में ढील नहीं हो हमारी, उसी मुस्तैदी से काम करें। डॉक्टर धमीजा, मैं आपके पास, जी डॉक्टर पाकर, मैं अभी लौटता हूं आपके पास। एक बार डॉक्टर धमीजा के ओपनिंग कमेंट्स ले लें। डॉक्टर धमीजा, अभी तक जो प्रोटोकॉल रहा है इलाज करने का, जब किसी को कोरोना हो जाए तो जिस तरीके से इलाज होता है, क्या इंटरनेशनल स्टडीज हैं, अंतर्राष्ट्रीय रूप से क्या हमको पता चला है? एक तो सिम्टम्स के बारे में, और दूसरी चीज क्या ट्रीटमेंट में कुछ अलग है? संकेत जी, सिम्टम्स के बारे में थोड़ा, जो साउथ अफ्रीका के जो फिजिशियंस हैं उन्होंने जो बताया कि तकरीबन नवंबर के 2nd वीक में जो ये स्पर्ट वहां पे देखने को मिला, तो वो ये कह रहे हैं कि इस वेरिएंट में ज्यादातर 40 से लेस, जैसे आपने बताया, और हेडेक और लिथार्जी, फैटीग, बहुत सारे पेशेंट उनके पास ऐसे आए जो ये कह के कि बहुत ज्यादा थकावट है। सो एक फैटीग वाला जो फीचर है वो इसका पिक्यूलियर है। हेडेक के साथ बॉडी एक्स जो है वो भी, जो शरीर में मांसपेशियों में जो दर्द है वो भी है। और इसके अलावा जो देखा गया प्रोफाइल जो है, एक अलग किस्म की प्रोफाइल भी देखने को मिली जो वहां के आईसीयू के डॉक्टर्स ने बताया। सो 2 तरह के इंफॉर्मेशन वहां से आई हैं। एक तो जो जनरल प्रैक्टिस वाले डॉक्टर्स बता रहे हैं, जो एंजेला मेन जिन्होंने शुरू की, और एक आईसीयू के डॉक्टर्स बता रहे हैं कि कुछ केसेस में सेवेरिटी देखने को मिली है। सो ये भी देखने को मिला है कि वहां कुछ ही दिनों में 90% जो है उनकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग से ये पता चला है कि ये ओमिक्रॉन आ गया है डेल्टा के बजाय। आपको याद होगा कि साउथ अफ्रीका में ही बीटा आया था पहले, और तब इतनी तेजी से बीटा बाकी जगह पर नहीं फैल पाया क्योंकि डेल्टा एकदम आ गया उसी टाइम पे, और डेल्टा ने ओवर पावर कर लिया बीटा को। सो ये जो देखने को मिल रहा है कि तेजी से
उसी प्रोविंस में फैला है। इससे मुझे लगता है कि शायद इन्फेक्टिविटी तो है ज्यादा इसकी, क्योंकि म्यूटेशंस बहुत ज्यादा हैं। 32 म्यूटेशन इसके स्पाइक प्रोटीन पे हैं और 10 म्यूटेशन जो इसके हैं रिसेप्टर बाइंडिंग पे हैं। सो ये सेल में एंट्री आसानी से कर रहा है और सिम्टम्स जो हैं इसके अभी तक शुरुआती जो हमें पता लगा है वो यही है कि माइल्ड हैं। बहुत सारे पेशेंट्स में कोई सीवियरिटी नहीं है, लेकिन कुछ एक लोगों को आईसीयू में एडमिशन की जरूरत पड़ी है। ये तो है लक्षण की बात है। जहां तक ट्रीटमेंट की बात है, अभी तक कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट के ट्रायल्स नहीं हुए हैं और अभी बहुत शुरुआती है। अगले आने वाले कुछ हफ्तों में पता लगेगा हमें कि कुछ जो एस्टैब्लिश ट्रीटमेंट्स हैं जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं जो हम दे रहे हैं, उससे शायद ये इफेक्टिव हैं या नहीं है। सो जो ये मेन मकसद हमारा यही है कि ज्यादा से ज्यादा इसको हम वेकअप कॉल लें और इस वेकअप कॉल के माध्यम से जिन लोगों ने सेकेंड डोज नहीं लगवाई है वो आगे आके फटाफट सेकेंड डोज लगवाएं, ताकि हमारे देश में इस समय स्थिति थोड़ी सी अच्छी है क्योंकि हमारी सीरो पॉजिटिविटी रेट 90% से ज्यादा हमें दिल्ली में मिली है और वैक्सीनेशन 40% से ज्यादा डबल डोज हो चुका है। शायद इसी वजह से हमारे फेस्टिवल्स के बाद भी इतना स्पर्ट देखने को नहीं मिला। वो बात सही है डॉक्टर धमीजा, लेकिन अभी तो ये भी नहीं मालूम ना कि ये जो नया वेरिएंट है जो मौजूदा वैक्सीन हमने लगाई है वो काम करेगी या नहीं। उसी पे मैं आ रहा हूं कि इम्यून एस्केप मैकेनिज्म लगता हमें यही है कि जो mRNA वैक्सीन हैं और जो हमारी वाली वैक्सीन हैं, क्योंकि वो स्पाइक प्रोटीन पे टारगेट करती हैं, तो शायद अभी तक शुरुआती लक्षण यही है कि ये इफेक्टिव रहेगी। चलिए, और जैसे हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है डेल्टा का भी, अल्फा का भी, हमारी वैक्सीन उन पर भी इफेक्टिव रही है। तो मुझे ये लगता है कि हमारी वैक्सीन इस वेरिएंट पे भी इफेक्टिव रहेंगी और इसीलिए हम ये बार बार कह रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए बिल्कुल वैक्सीन और ज्यादा लोगों को लगवाने की जरूरत है ताकि हम इसको आगे स्प्रेड करने से रोक पाएं। अच्छा, वो अब वैक्सीन फ्रंट पे भी आप देख लीजिए कहाँ, मतलब वो 1 करोड़ पार हो जाती थी, लेकिन अब वो भी कम होने लगी है, जबकि और तेजी पकड़नी चाहिए वैक्सीन को। डॉक्टर पारकर, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, कू ऐप पर कुछ सवाल भी हैं हमारे दर्शकों के और कुछ कमेंट्स भी हैं, उनको जरा जल्दी से देख लें। तो ये हैं शबीना, उनका कमेंट है जिसमें वो कहती हैं कि मैंने दोनों डोज लगवाए हैं, क्या अब भी मुझे कोरोना हो सकता है? विवेक कहते हैं क्या हमें कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए? डॉक्टर पारकर, सबसे पहले तो आप जो बोलना चाहते थे और उसके बाद अगर आप इन सवालों का जवाब देना चाहें। इस सब में पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से एक दरख्वास्त है मेरी कि जो क्लिनिकल फिजिशियंस हैं जो मरीजों को देख रहे हैं, मुझे लगता है फीडबैक उनका बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी डिस्कशन जो चल रहा था कि सोर थ्रोट वगैरह जो आप कह रहे थे, अब हमने देखा है कि पिछले 2 महीनों से हर मरीज जो आता है वो सोर थ्रोट लेके आता है और फिर उसको थोड़ी खांसी होती है, बुखार रहती है, लेकिन इतनी जोरदार नहीं रहती। जी, तो ये कौन कह सकता है कि अभी इसमें ओमिक्रॉन नहीं है, क्योंकि टेस्ट तो करते नहीं है, हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, वो अच्छे हो जाते हैं। तो थोड़ी अहमियत तो देना चाहिए, जो क्लिनिकल फिजिशियंस हैं उनसे पूछताछ करके, उनके पास से डेटा कलेक्ट करके। ये नहीं होना चाहिए कि बस हम बैठे हैं और डिस्कशन पे डिस्कशन चल रहा है, डेटा कहीं और से मिल रही है, मरीज देखा नहीं है लोगों ने, और वो बैठकर सारा डिस्कशन करते हैं, डिसीजंस भी लेते हैं, रिकमेंडेशंस भी देते हैं, वर्तमान पत्रों में भी सब आर्टिकल्स आते हैं। मुझे लगता है ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। हमने जो अहमियत देनी चाहिए, जो जितने क्लिनिकल फिजिशियंस हैं जो इन मरीजों को देखते हैं, उनका थोड़ा तो ओपिनियन लेना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। रहा सवाल कि 2 वैक्सीनेशन लेने के बाद कोविड हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कोविड सबको होने वाला है, आज नहीं तो कल। तीसरा आपका एक ओपिनियन था, वो सवाल था, वो क्या था मैं भूल गया, अगर आप बताएंगे। हाँ, नहीं, वो ये तो बड़ा जेनरिक सा सवाल था कि क्या हमें तीसरी लहर की तैयारी कर लेनी चाहिए? तो करनी ही चाहिए। इसीलिए मैं डॉक्टर राणा से ये सवाल पूछना चाहता था। डॉक्टर राणा, आपको याद है कि वो दौर 6 महीने पहले जब एक एक करके सब अस्पताल जब इस तरीके की बात करने लगे थे कि आधे घंटे की ऑक्सीजन बची, 4 घंटे की बची, 3 घंटे की बची, मतलब वो दर्दनाक दौर कभी दोबारा ना आए, ऐसी कामना करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर टीवी पे आ करके बेबस हो के रो रहे थे, और ये वो डॉक्टर हैं जो कि डेली पेशेंट से डील करते हैं, वो जिंदगी और मौत की लड़ाई रोज देखते हैं।
मैं आपसे जानना चाहता हूं डॉक्टर राणा, कितना जरूरी हो जाता है अभी कि हमको अपनी मेडिकल सप्लाईज को ऑगमेंट कर लिया जाए? संकेत जी, पिछली जो भयंकर एपिसोड थे उसके बारे में तो हम यही कामना करते हैं वैसी भयंकर स्थिति कभी नहीं आए, और उस भयंकर स्थिति के बाद सरकार, केंद्रीय सरकार और जो बाकी सरकारें भी हैं, सब तैयारी कर रहे हैं। और मैं ऑलमोस्ट दावे से कह सकता हूं कि सारे, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं चाहे सरकारी अस्पताल हैं, यदि कहीं अनफॉर्चुनेटली इस वायरस से किसी और दूसरे वेरिएंट से भी, ये तो आपका एक वेरिएंट है, उसका 10 दिन के बाद दूसरा वेरिएंट आ जाता है, कोई भी कभी तीसरी लहर चौथी लहर जो भी आती है, हम पहले से काफी अच्छी स्थिति में हैं। पर कभी भी महामारी की जो मैग्नीट्यूड है उसको आप जो एक नेचर की जो एक वो होती है उसको प्रोडिक्शन नहीं कर सकते हैं। लहर का कोई पता नहीं है कि इससे ज्यादा भी हो सकती है। अगेन हमें वही स्थिति करना पड़े। आपने जैसे अपने आप ही कहा कि बड़े से बड़े देश जो नंबर 1 कंट्री भी है अमेरिका में, उसने भी फेस किया सेकंड वेव थर्ड वेव को, और उनको भी प्रॉब्लम हुई। तो इसलिए मैं बार बार ये स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि हमारी जो हमें सतर्क रहना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। और जो भी हमें अभी काफी, तो इस वेरिएंट के बारे में भी नॉलेज 4-6 हफ्ते में आएगा। डॉक्टर धमीजा कह रहे थे कि क्लिनिशियन को से पता करना चाहिए, तो वो भी बड़ी जरूरी है। पर जब भी हम भी यहाँ बोलते हैं तो सारे जो डॉक्टर यहाँ बैठे हैं सारे ही क्लिनिकल डॉक्टर हैं मोस्टली, तो सबको पता ही है कि सारे सतर्क रह रहे हैं। ये ठीक कह रहे हैं, ये वायरल डिजीज आफ्टर ऑल। और ये आज को सोचते हैं कि कोरोना नहीं है, तो ऐसे सिम्टम जो भी आपने कहा, इस सिम्टम के साथ बहुत से पेशेंट आ रहे हैं, उनको आर्थरालजिया है, मसल पेन है, तो उनके हम टेस्ट नहीं करा रहे हैं। तो ये तो बहुत जरूरी है कि बीच बीच में टेस्ट कराते रहें, ताकि जब लगे पता कि ऐसी बीमारी आ रही है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कर 15 दिनों में ऐसे बहुत से पेशेंट आ रहे हैं जो सिर्फ इनको जॉइंट पेन होती है, मसल पेन होती है, थोड़ा सा माइल्ड फीवर होता है, थोड़ा सा गला, तो थोड़ा गला खराब होता है, फिर वो 2-4-5 दिन ऐसे ही रेस्ट उस करके ठीक हो जाते हैं। अब उनके टेस्टिंग मतलब बीच में चलती रहती है। इसी तरीके से इस वेरिएंट का पता लगा है, ऐसे पता सतर्क रहना पड़ेगा। पर अल्टीमेटली जरूरी ये है कि जैसे डॉक्टर धमीजा ने कहा कि नहीं, हमें इसके साथ जीना है। हमें मतलब पता ही होना चाहिए कि ये बीमारी तो अभी रहेगी। और इसमें सारा जोर इस बात पे होना चाहिए कि सही और सटीक जानकारी, और उसके बाद जरूरी है। एंडेमिक होएगी बीमारी, पर वैक्सीनेशन सर्टेनली इफेक्टिव होगी, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर सरीन, डॉक्टर राणा, डॉक्टर पार्कर और डॉक्टर धमीजा, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस देश को, हमारे दर्शकों को और हम सबको ये याद दिलाने के लिए कि वायरस अभी जिंदा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। वायरस के इस वर्जन को आप समझिए। कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदलता रहता है, रूप जो होता है। कोरोना के इस नए वेरिएंट यानी कि B11529 को ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। सबसे पहले इसकी पहचान दक्षिण अफ्रीका में हुई है। अब तक हांगकांग, इजराइल, बोत्सवाना, यूनाइटेड किंगडम सहित 13 देशों में इसके मरीज मिले हैं। भारत में अभी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं है कि ये ओमिक्रॉन के ही मरीज हैं या नहीं। कितनी तेजी से फैलता है ये और कितना असर डालता है, इस पर स्टडी लगातार जारी है। लेकिन WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा है, ठीक उसी तरीके से जैसे डेल्टा को रखा था, जिसकी वजह से इस देश में दूसरी लहर आई थी। तो हल्के में मत लीजिएगा। आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज करनी है, मास्क पहनना है। खबरें जारी रहेंगी NDTV इंडिया पर। और आइए आप सुनते हैं कि डॉक्टर NK अरोड़ा, जो कि कोविड टास्क फोर्स जो केंद्र सरकार की है, जिसको NTAGI कहते हैं, NTAGI, वो ओमिक्रॉन वेरिएंट को किस तरीके से देखते हैं और उनका क्या कहना है। गवर्नमेंट स्टेप ले रही है
कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को जो भी आ रहे हैं उनकी बहुत अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करी जाए और ख़ास तौर पे कुछ एट रिस्क कंट्रीज डिसाइड किए गए हैं, उनमें 100% लोगों की जांच की जाएगी, जिससे कि जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं अगर वो कहीं वेरिएंट ला रहे हैं तो उनको भी पहचाना जा सके। अफवाह जो है और ये डर जो हमने लोगों में पैदा किया है, ये नहीं होना चाहिए। लोगों को समझना चाहिए और वैक्सीनेशन अगर कहीं नहीं हुआ है या कि लोगों ने कहीं एक पहला डोज लिया है दूसरा नहीं लिया है, उन लोगों ने मुझे लगता है वैक्सीनेशन पूरा ले लेना चाहिए। रही बात कि अगर वैक्सीन वेस्ट में जा रहा है तो क्यों ना लोगों को, अगर एक्सपायरी डेट के करीब है, क्यों ना हेल्थ वर्कर्स को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, जिनको चाहिए उनको, गरीबों को आप बूस्टर डोज दे सकते हैं। फेंकने से अच्छा तो यह है कि उनको बूस्टर डोज दे दो।